नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य क्लासेस के मेंटर के तौर पर रवि मिश्रा मैं आज उपस्थित हूँ आप लोगों के साथ। जो डीएलएड के F1 की हमने थ्योरेटिकली जो देखा था, उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में महत्वपूर्ण जो डीएलएड के सिलेबस में टॉपिक्स हैं, उसको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार में हम लेकर यहाँ आ रहे हैं। यहाँ सबसे पहला तो एक वीडियो के अंतर हम लोग इसको कर लेंगे, और डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिस करने के लिए सेल्फ प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं, टेस्ट जो होते हैं मॉक टेस्ट की तरह, तो चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के साथ इस तरह के मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। जितने भी संभावित हो सकते हैं प्रश्न मैक्सिमम हल करेंगे हम लोग, क्योंकि समय कम है। और जैसा कि आप सब लोग को ज्ञात होगा, आज के समाचार पत्र में भी था कि 1,07,000 कुल आवेदन आए हैं, जो कि 2.6 लगभग है रिक्तियों के 2.6 गुना। तो आप अंदाज़ा आसानी से लगा सकते होंगे कि कितनी ज़्यादा इसमें प्रतियोगिता होगी। जो प्रतिभागी हैं वो सभी लगभग एक ही स्तर के हैं, क्योंकि लगभग सभी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक ही हैं, तो स्तर सबका थोड़ा सा का ही अंतर होगा। अब इसमें ये डिपेंड करता है कि अगले 1.5 या 2 महीने में कौन कैसी तैयारी करता है, किस तरह के मटेरियल से तैयारी करता है और किस तरह के सवालों को टेकअप करता है। तो इन चीज़ों को लेकर कॉशस हो जाने की और सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है। आप पूरा पाठ्यक्रम तो जो डीएलएड का है वो 2 साल का है, तो इसको 2 महीने में कवर कर पाना तो मुश्किल है। लेकिन जो भी शिक्षक हैं वो सारे डीएलएड कोर्स को किए हुए हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होने वाला है कि हम लोग इसको कवर ना कर पाएँ। और उसमें से भी जो डीएलएड के बुक्स के अंदर जो मटेरियल्स हैं, उसी में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार होंगे। अब जो जनरल साइंस का पेपर है, जनरल नॉलेज का पेपर, उसमें थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि उसका जो दायरा है वो व्यापक होता है। लेकिन डीएलएड का जो 12 पत्र है, इन 12 पेपर्स के अंदर से ही क्वेश्चन आना है। तो इसको हम लोग चैप्टर वाइज एकदम सूक्ष्मता से देखते हुए, ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और आज स्टार्ट करते हैं। इस क्रम में हम लोग अपना पहला टेस्ट सीरीज कहिए या सेल्फ प्रैक्टिस कहिए, एक बार हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी वीडियो में। और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा गूगल डॉक्स का, वहाँ से जाकर आप इसको ओपन करके और सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नीचे आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या ऐसा करना हर एक चैप्टर वाइज बनाया जाए या हर एक पेपर वाइज बनाया जाए, आप जैसा कहेंगे। क्योंकि एंड में जो हमारा टारगेट है, एंड टारगेट तो यही है कि जो यूजर्स होंगे, जो हमारे शिक्षक होंगे, जो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके लिए क्या बेहतर होगा। तो इस मामले में आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, या कोई ऐसा टॉपिक हो जो लगता हो आपको कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोनों पत्रों में से, मतलब डीएलएड के पेपर से भी और जनरल नॉलेज के पेपर से भी। अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि ये होना चाहिए, पहले होना चाहिए, तो क्रमबद्धता जो हमने बनाई है उस क्रम को तोड़ते हुए हम लोग उसको पहले बनाने का काम करेंगे, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज F1 के चैप्टर 1 जो हम लोग पढ़े थे, बच्चा, बचपन और समाज, इससे संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि डीएलएड के बुक्स से निकाले गए हैं, एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आज। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि भारत के संदर्भ में किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार बचपन की उम्र क्या है। यहाँ 2 शब्द ध्यान देने लायक है कि भारत के संदर्भ में और किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार बचपन की उम्र क्या है। तो इसका सही जवाब जो है आपको चुनना है दिए गए विकल्पों में से। हालांकि बीपीएससी है, ये हो सकता है कि एक 5वां ऑप्शन भी डाल दे, मगर फिलहाल हम लोग इन 4 ऑप्शंस, जैसा कि देखने में आ रहा है कि बीपीएससी कंबाइंड जो होता है प्रशासनिक सेवा, उसी में 5 ऑप्शन दे रहा है। बाकी बीपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है उसमें 4 ऑप्शन वाला भी एग्ज़ाम चल रहा है। तो उम्मीद तो यही की जा सकती है कि 4 ऑप्शन ही देगा बीपीएससी, 5वां ऑप्शन नहीं देगा। लेकिन फिर भी इसमें हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है, तो एकदम टू द पॉइंट पढ़ लेना है, याद कर लेना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन दिया हुआ है 0 से 14 वर्ष,
3 से 14 वर्ष, 18 वर्ष से कम और 6 से 14 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 0 से 14 वर्ष, मतलब जन्म से लेकर 14 वर्ष तक को हम लोग किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार बचपन की उम्र मानते हैं। दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित बचपन की उम्र क्या है? और संयुक्त राष्ट्र संघ बचपन को कब तक मानता है? यह अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में है। भौगोलिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण या वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, बहुत सारे कारण होगा जिसके आधार पर यह तय होता है कि बचपन की उम्र क्या मानी जाए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना कार्यक्रम चलाता है, सारे देश सम्मिलित होते हैं, लगभग 193 देश इसके सदस्य हैं। तो उन सबका एक एवरेज निकालकर, औसत निकालकर, और इसको किया गया होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ बचपन को कब तक मानता है। वो 0 से 14 वर्ष, 3 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष और 18 वर्ष से कम। तो संयुक्त राष्ट्र संघ मानता है बचपन को 18 वर्ष से कम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग कि भारत में मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। देखिए इसमें कहीं कहीं मात्रात्मक त्रुटियां हैं। हमारे टेक्निकल टीम थोड़ा जल्दीबाजी में आज काम कर रहे थे, तो मात्रात्मक त्रुटियां होंगी, कहीं वर्तनी संबंधी अशुद्धियां होगी, तो उसको प्लीज़ आप लोग नज़रअंदाज कीजिएगा। आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें इस तरह की त्रुटियां न आए, क्योंकि एक शिक्षकों का मंच है, शिक्षकों के लिए चैनल है, तो इस तरह की त्रुटियां सही नहीं है। मगर टेक्निकल टीम का यह ध्यान हम इस तरफ आकृष्ट करेंगे कि इस तरह की अशुद्धियां ना आए, त्रुटियां ना आए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कब? 14वां संविधान संशोधन द्वारा, 26वां संविधान संशोधन कहिए इसको, 26वां संविधान संशोधन द्वारा, 61वें संशोधन द्वारा या 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका सही जवाब है 61वें संशोधन द्वारा। संविधान का 61वां संविधान संशोधन 1988, इस समय मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। आते हैं अगले प्रश्न पे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जैसा कि सब कोई जानते होंगे, जो भी शिक्षक हैं, शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन सबको इसका उत्तर तो पता ही होगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस आयु वर्ग के लिए गया है, किस आयु वर्ग के लिए किया गया है? इसका सही जवाब है 6 से 14 वर्ष, क्योंकि एक ही ऑप्शन 2 बार टाइप हो गया है। 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष मतलब प्राथमिक शिक्षा जो है उसको अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाया गया है, और इसको शिक्षा का अधिकार अधिनियम के द्वारा संवैधानिक दर्जा देते हुए इसको मूल अधिकारों में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि मोरलैंड तथा लेविन के अनुसार समाजीकरण के विभिन्न चरणों को क्रमबद्ध सजाएं। देखिए इसके ऑप्शन को सही तरीके से नहीं लिखा गया है, इसमें इसको सजाना है, इसमें कोई एक ऑप्शन को हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है, इसको सजाना है। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले आएगा अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद आ जाता है आपका समाजीकरण, समाजीकरण के बाद अनुरक्षण, अनुरक्षण के बाद पुनः समाजीकरण तथा पुनः समाजीकरण के बाद अनुस्मरण। मेमोराइज करना मतलब वो एक व्यक्तित्व का पार्ट हो जाता है, व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी के अंदर वो मेमोराइज हो जाता है। इससे समाजीकरण के एक चक्र को पूरा माना जाता है, मोरलैंड तथा लेविन के परिभाषा के अनुसार है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि समाजीकरण का सामान्य अर्थ क्या है। समाजीकरण का सिंपल जनरल मीनिंग, जनरली हम लोग किस चीज़ को कहते हैं? सामाजिक मानदंडों का पालन, समाज के साथ समायोजन, सामाजिक मानदंडों से विद्रोह, सामाजिक विभिन्नताओं की पड़ताल। तो इसका सही उत्तर होगा समाज के साथ समायोजन, मतलब एडजस्टमेंट, समायोजित होना, एडजस्टमेंट विथ सोसाइटी।
इज सोशलाइजेशन। सामाजिकरण का सामान्य अर्थ होता है समाज के साथ समायोजन। अगला प्रश्न है, बच्चों में सामाजिकरण के प्रारंभ की उम्र क्या है? तो सामाजिकरण जो है समाज के साथ तालमेल बैठाना या समाज के लिए व्यक्ति का उपयोगी होना और व्यक्ति के लिए समाज का उपयोगी होना, ये दोनों ही जो है ये सामाजिकरण का एक चरण है। तो सामाजिकरण की प्रारंभ की उम्र जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है। ऑप्शंस है जन्म के 3 साल बाद, जन्म के साथ, किशोरावस्था में, वयस्कता के बाद। तो इसका सही उत्तर होगा जन्म के साथ ही। बचपन के किस उम्र में बच्चे ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं? सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी बच्चों की जिज्ञासा कब होती है? बचपन तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जन्म से 14 साल तक बचपन होता है, तो उसको भी अनेक अवस्थाओं में बांटा गया है। तो इन अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था होती है जब बच्चे सबसे ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, जानने की कोशिश करते हैं? आप लोग अपने आसपास या घर के बच्चों को अगर देखेंगे तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है, अर्ली चाइल्डहुड, जो कि शैशव काल के बाद आता है, जब बच्चे बोलना सीख जाते हैं, उसके बाद हर एक चीज़ के बारे में जिज्ञासा रहती है। हर एक चीज़ उनको अच्छा लगता है, जैसे चम्मचों से खेलना, और बॉटल का अगर ढक्कन है तो उसको भी वो लोग बार बार खोलते हैं, बंद करते हैं, फिट करते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं, उल्टा करके करते हैं। जिज्ञासाएं उस समय होती है कि ये दूसरे तरीके से काम कर सकता है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जिज्ञासा सबसे ज़्यादा बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था में होगी। शैशव काल, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन इसका आंसर है प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बाल मनोविज्ञान का सबसे शायद ये ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है कि समाजीकरण का सबसे जटिल विकास किस अवस्था में होता है? जटिलतम विकास होता है इस समय। सबसे जटिल मतलब जटिलतम। ये किस अवस्था में होगा? किशोरावस्था में, वयस्कता की अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में या पूरे जीवन काल? तो इसका सही उत्तर जो है ये होगा किशोरावस्था में। समाजीकरण का सबसे जटिल विकास, या समाजीकरण का ही नहीं, मतलब समाजीकरण का तो होता ही है सबसे जटिल विकास किशोरावस्था में, पूरे व्यक्तित्व का भी सबसे जटिल विकास किशोरावस्था में होता है। द एज ऑफ स्टॉर्म्स, आंधी तूफान, आवेग का समय, आंधी तूफान का समय। बच्चों के विचार बहुत तेजी से दूसरों के विचार ग्रहण करते हैं, प्रभावित होते हैं, अपने विचारों को बदलते हैं, नए विचारों को लेते हैं और सबसे तेजी के साथ व्यक्तित्व का प्रभावित होना, सामाजिकरण, दूसरों से प्रभावित हो जाना, दूसरों को प्रभावित कर देना, ये सामाजिकरण का ही तो अंग है। तो यह सबसे ज़्यादा तेजी से होता है किशोरावस्था में। समाजीकरण किस अवस्था तक चलती है? समाजीकरण जैसे कि परिभाषा में हम लोग पढ़े थे कि समाजीकरण जो है वो जन्म के साथ शुरू होती है और मृत्यु पर्यंत चलती है। मृत्यु के बाद भी, जन्म से पहले मतलब गर्भावस्था से लेकर, और जो हम लोग के हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से जन्म के बाद भी जो संस्कार होते हैं वह समाज द्वारा किए जाते हैं। समाज, पारिवारिक उत्तराधिकारियों और सामाजिक जो हमारे उत्तराधिकारी हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से समाजीकरण की प्रक्रिया जो है यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, पूरे जीवन काल में, जन्म के पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक। समाजीकरण की सबसे तेज प्रक्रिया कहाँ होती है? देखिए, यह थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है कि समाजीकरण की सबसे तेज प्रक्रिया कहाँ होती है? परिवार में होती है, गांव में होती है, विद्यालय में होती है या बाजार में होती है? अब अगर हम लोग देखें तो इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट है कि बच्चा जो है, इसमें कहीं बच्चे का जिक्र नहीं है। हालांकि हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी शिक्षा शास्त्र जो पढ़ रहे हैं वो बच्चों के विशेष संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो बच्चे जो होते हैं सबसे ज़्यादा समय अपना कहाँ बिताते हैं? एक्टिव समय जो होता है वो या तो परिवार, विद्यालय में बिताते हैं या गांव में, समाज में बिताते हैं। और परिवार के साथ तो मान लीजिए कि आते हैं
रात में सोते हैं, अपना होमवर्क करते हैं, अपने कार्यों में भी। लेकिन समाजीकरण की सबसे तेज प्रक्रिया जो होती है, यह होती है परिवार में। क्योंकि बाकी अगर कहीं भी बच्चा जाता है, परिवार, गांव, विद्यालय और बाजार, तो यहाँ तीनों में, गांव में, विद्यालय में और बाजार में, अगर कहीं पर भी बच्चा जाता है तो स्वदेश से जाता है, एक उद्देश्य होता है उसका। जैसे गांव में अगर जा रहा है तो बिना काम के गली गली तो घूमता कोई चलेगा नहीं, कोई गार्जियन भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ेंगे गली गली घूमने के लिए, और बच्चा भी नहीं घूमता है। कि बिना उद्देश्य के, निरर्थक, अगर जा रहा है बाहर तो खेलने जा रहा होगा, मित्रों से बात करने जा रहा होगा, या किसी अन्य काम से जा रहा होगा। अगर बाजार में जा रहा है तो सामान लाने जा रहा है, तो वहाँ पर भी उसका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। बाजार में जा रहा है तो दुकानदार से इंटरेक्शन हो रहा है। अगर गांव में जा रहा है, खेलने जा रहा है, तो मित्रों के साथ ही केवल इंटरेक्शन हो रहा है। तो अगर मित्रों के साथ खेल रहा है तो उसके हम उम्र जो बच्चे होंगे उन्हीं के साथ उसका अंतःक्रिया होगा, इंटरेक्शन होगा। अगर विद्यालय में जा रहा है तो अपने वर्ग के बच्चों से ही ज़्यादातर, अधिकतम समय वो अपने उम्र के बच्चों और अपने शिक्षकों के साथ ही अंतर्क्रियाएं करेगा, इंटरेक्शंस करेगा। तो यहाँ पर थोड़ा स्लो होगा। लेकिन परिवार में रहने का कोई उद्देश्य नहीं होता है। यहाँ कोई उद्देश्य नहीं है कि हमको परिवार में रहना है, काहे भाई, वो सोने जाना है, ऐसा नहीं है। मतलब परिवार में बिना उद्देश्य के भी रहते हैं, और अनेक आयु वर्ग के लोग। जैसे अगर छोटा भाई बहन है किसी बच्चे का, तो अपने से कम उम्र के, बड़े भाई बहन है तो अपने से थोड़े से बड़े उम्र के, माता पिता हैं थोड़े ज़्यादा प्रौढ़ावस्था के हैं, दादा दादी हैं वृद्धावस्था के हैं, और अगर संयुक्त परिवार है तो कुछ कहना ही नहीं। वहाँ पर समाजीकरण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा तेज होती है। तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा परिवार में। मतलब समाजीकरण की सबसे तेज प्रक्रिया परिवार में होती है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग, कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। शिक्षा का अधिकार जो है 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो बना 2009 का, वह किस अनुच्छेद में है, संविधान के किस अनुच्छेद में। देखिए यहाँ पे और लिखा गया है, लेकिन ये इसको पढ़िए संविधान के हिसाब से। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19A और अनुच्छेद 21A। तो शिक्षा का अधिकार जो है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रारंभिक अवस्था, बाल देखरेख और शिक्षा का उपबंध। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण है कि ये प्रारंभिक बाल्यावस्था, बाल देखरेख और शिक्षा का उपबंध, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि आंगनबाड़ी होते हैं। गांव के जो आंगनबाड़ी होते हैं वो इसी अनुच्छेद उपबंध के अंतर्गत खोले गए हैं। कि विद्यालयी उम्र होने के पहले, जैसे 6 से 14 वर्ष तक में हम लोग को मिल जाता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और उससे पहले का जो देखभाल होगा, मतलब 3 से लेकर शैशवावस्था के बाद जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है, 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं वो आते हैं आंगनबाड़ियों में। तो उसकी किस उपबंध के तहत उनका व्यवस्था सरकार करता है, राज्य सरकार करता है। तो इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 42। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 45। संविधान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत प्रारंभिक अवस्था, बाल देखरेख और शिक्षा का उपबंध शामिल किया गया है भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है कि बाल श्रम नियमन तथा निषेध कानून, बाल श्रम नियमन, इसको रेगुलेट भी किया गया है कि अगर बाल श्रम होगा तो किस तरह से उसको रेगुलेट करना है, और निषेध कानून, इस पर निषेध भी है। बाल श्रम हम लोग नहीं करा सकते हैं, छोटे बच्चों को किसी भी कार्य में, जीविकोपार्जन के कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। और ये कानून कब बना था? ऑप्शन है आपके 1986, 1984, 1954 और 1952। इसका सही ऑप्शन होगा 1986, बाल श्रम नियमन तथा निषेध कानून 1986।
चलिए, बाल श्रम नियमन कानून में बचपन की आयु क्या निर्धारित है? बाल श्रम नियमन कानून अभी हम लोग पहले देखे थे कि एक बाल श्रम नियमन के मामले में किशोर न्याय अधिनियम भी जो था उसके अनुसार 14 वर्ष था। और बाल श्रम नियमन कानून में बचपन की आयु क्या है? तो बाल श्रम नियमन कानून में भी बचपन की आयु 14 वर्ष ही निर्धारित है। अलग अलग कानूनों में बचपन की आयु अलग अलग निर्धारित की जा सकती है, क्योंकि यह संविधान में अलग नियम या अलग तरह के कार्यों के लिए जटिलताओं के हिसाब से या उसके रिस्क फैक्टर जो होते हैं कि कौन सा क्या बोलेंगे, रिस्क मतलब जोखिम भरे कार्यों के लिए तो अलग अलग हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर दोनों स्थितियों में बाल श्रम नियमन कानून में भी बचपन की आयु 14 वर्ष ही निर्धारित की गई है। अब देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, बागानी कृषि श्रम कानून के अंतर्गत, बागानी कृषि श्रम कानून के अंतर्गत कितने उम्र के व्यक्ति बच्चे की श्रेणी में आते हैं? देखिए, यहीं पर थोड़ा सा अंतर हो रहा है, बाल श्रम नियमन कानून और बागानी कृषि। तो बागानी कृषि में ऑप्शन दिया हुआ है आपका 20 वर्ष, 18 वर्ष, 26 वर्ष और 24 वर्ष। तो इसका सही उत्तर आप लोग गेस कर ही सकते हैं कि वयस्कता का उम्र जो है वही है, क्योंकि वयस तो 18 वर्ष में आदमी हो ही जा रहा है, तो उससे पहले तक को वो बचपन मानता है। किशोरावस्था को बचपन की अवस्था में ही शामिल करता है कौन? बागानी कृषि श्रम कानून। देखते हैं अगला प्रश्न, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम किस वर्ष बना? 1926, 1931, 1932 और 1986। इसमें थोड़ा सा आप लोग चेक कीजिएगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम शायद मिसप्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। 1926 के बदले यहाँ 1929 होना चाहिए था। लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के संयुक्त प्रयासों से बाल विवाह रोकथाम अधिनियम मेरे जानकारी जो है मुझे कि 1929 में हुआ था। आप लोग भी एक बार इसको चेक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये शायद टाइपिंग एरर है। अगर ऐसा होगा तो मैं इसको फिर से चेंज करवा दूंगा। आप लोग को प्रैक्टिस के लिए जो लिंक नीचे दिया जाएगा उस लिंक वाले में मैं इसको चेंज करवा दूंगा एक बार चेक करने के बाद। अभी मैं इस पर कोई टिक नहीं लगा रहा हूँ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि बाल न्याय संरक्षण तथा सुरक्षा अधिनियम, बाल न्याय के संदर्भ में संरक्षण एवं सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन है इसके सन 2000, 2003, 2006 2009 और 2016। इसका सही उत्तर है 2000, ईस्वी सन 2000 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि उपेक्षित वर्ग की सही श्रेणी कौन सी है? उपेक्षित वर्ग में कौन लोग आते हैं? भीख मांगते बच्चे उपेक्षित ही हैं बच्चे, तभी तो वो भीख मांगना पड़ रहा है उनको इसी समाज में। अनाथ बच्चे भी उपेक्षित हैं, जिनका कोई सहारा ना हो, कोई गार्जियनशिप ना हो। विकलांग बच्चे जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, दिव्यांग अभी हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं उनके लिए, विकलांग यहाँ पे सही वर्ड नहीं यूज किया गया है, दिव्यांग होना चाहिए था। जो दो दिव्यांग बच्चे हैं वो भी उपेक्षित वर्ग में ही आते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका ऑप्शन जो है सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। ये सभी जो है उपेक्षित वर्ग की श्रेणी में आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम वाले कामों से दूर किया गया है? 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो जोखिम वाले कार्यों को बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 28। इसमें सही ऑप्शन जो है, सही उत्तर है अनुच्छेद 24। संविधान का अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को
जोखिम वाले कार्यों से को करने के लिए नहीं लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बहुचर्चित कानून है पोक्सो अधिनियम। यह बहुचर्चित कानून है और बहुत चर्चा में रहा था अपने कार्यशैली और विभिन्न इसके जो उपबंध हैं उस पर बहुत सारे सामाजिक संगठनों, कानूनी संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं ने बहुत सारे सवाल भी उठाए थे, लेकिन ये पास किया गया पोक्सो अधिनियम। पोक्सो अधिनियम कब बना था? ऑप्शंस हैं 2006, 2009, 2019 और 2012। इसका सही जवाब है 2012। पोक्सो अधिनियम 2012 में पारित होकर कानून बना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, विश्व बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है 20 नवंबर, 22 अक्टूबर, 20 अगस्त और 10 दिसंबर। तो बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर। प्रतिवर्ष 20 नवंबर को विश्व बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? और बालकों के जो अधिकार हैं उनके संरक्षण के लिए भी एक आयोग की गठन की गई, जो इसको देखेगा कि इसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, और अगर कहीं उल्लंघन हो रहा है तो उस मामले में संज्ञान लेने के लिए और अभियोग की कार्रवाई शुरू करने के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं और ख़ास करके उपेक्षित बच्चों के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो वो तो एक तरह से बेसहारा बच्चे हैं। तो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनको एक संबल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी 5 मार्च 2007 को। 5 मार्च 2007 सही उत्तर है इसका। चलिए, आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? तो जैसा कि नाम ही इसका बता रहा है कि आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 था, लेकिन इसके लागू होने का डेट पूछा जा रहा है। कब पारित हुआ अगर पूछा जाए तो ये 2009 में पारित हुआ था, और लागू कब किया गया? 2010 में। क्योंकि ये जो था विद्यालय से संबंधित कानून है, आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, तो इसको 2009 में पास होने के बाद इसको कहा गया कि अगले शैक्षिक सत्र से इसको लागू कर दिया जाएगा। तो अगला शैक्षिक सत्र 2009 के बाद इसको मिलता है 1 अप्रैल 2010। तो 1 अप्रैल 2010 से हमारे देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो गया। अगला देखते हैं, एक बाल अधिकार सम्मेलन 1989। बाल अधिकार सम्मेलन एक हुआ था जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में हुआ था 1989 में। तो बच्चे की परिभाषा किस उम्र तक की लोगों के लिए यह देता है कि बच्चे की परिभाषा में किस उम्र तक के लोग आते हैं? इसके द्वारा दिए गए परिभाषा में 14 वर्ष, 18 वर्ष, 9 वर्ष और 12 वर्ष। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिए गए परिभाषा में हम लोग 18 वर्ष तक को बच्चा मानते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत ही गंभीर विषय है यह हमारे देश के लिए कि विश्व में कार्यरत कुल बाल मजदूरों का कितना प्रतिशत भारत में कार्यरत है? विश्व में जितने बाल मजदूर कार्यरत हैं उसका कितना परसेंट भारत में कार्यरत है? ऑप्शन दिया हुआ है 12%, 24%, 18% और 19%। इसका सही उत्तर है 12%। विश्व में कार्यरत कुल बाल मजदूरों का 12% भारत में कार्यरत है, और यह हमारे लिए मतलब बहुत अच्छी बात नहीं है हमारे समाज के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, समाज को और बेहतर बनाने के लिए बच्चों को मजदूरी से दूर शिक्षा की तरफ ले जाना चाहिए हमें। तो यह चिंतनीय विषय है हमारे लिए। हालांकि नीति निर्माता हमारे
इस पर लगातार कार्य कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम इससे जल्द ही बाहर आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विश्व बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 1 जून, 6 जुलाई, 17 अगस्त और 26 दिसंबर। तो विश्व बाल रक्षा दिवस को मनाने की तिथि है 1 जून, ऑप्शन नंबर ए। देखिए एक बिहार से मेधा छात्रवृत्ति योजना जो है, यह बच्चों के अधिकार जो हैं और उसका जो कानूनी पृष्ठभूमि है उसके तहत इसको लागू किया गया है। मतलब क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं कि मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना बिहार राज्य के अंदर मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना कब लागू की गई। इसमें मैट्रिक इंटर पास करने वाले जो बच्चे होते हैं उनको पुरस्कार स्वरूप और प्रोत्साहन स्वरूप नगद राशि दी जाती है। तो इसको लागू करने का कब है डेट, कौन से शैक्षणिक सत्र से लागू हुआ? तो इसका सही आंसर है 2008-9। चलिए वीडियो को शॉर्ट करते हुए हम लोग करते हैं कि वात्सल्य के अभाव में बच्चों में किस प्रकार का व्यवहार विकसित होता है। अगर वात्सल्य का अभाव हो बच्चों के पालन पोषण के समय तो उनका व्यवहार किस तरह का हो जाता है? उग्र हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा या कुशाग्र हो जाएंगे? तो इसका सही आंसर है अंतर्मुखी बाल व्यवहार। उनका व्यवहार, बच्चों का व्यवहार अंतर्मुखी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ये सही हो गया। समाजीकरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। समाजीकरण को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। जिन चीज़ों से बच्चा इंटरेक्ट करेगा वो सब चीज़ इसको प्रभावित करते हैं, बच्चों के बचपन को और समाजीकरण को। तो इसमें ऑप्शंस हैं परिवार, विद्यालय, सामाजिक माहौल और पर्यावरण। तो इसमें अगर देखा जाए, सूक्ष्मता से देखा जाए तो पर्यावरण भी प्रभावित करता है, मगर मोटा मोटी तौर पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इस ऑप्शंस में सबसे कम प्रभावित करने वाला कारक हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण 9 के बराबर करता है। सबसे ज़्यादा परिवार, विद्यालय और सामाजिक माहौल करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि समाजीकरण अधिगम की एक प्रक्रिया है जो अध्येता को सामाजिक भूमिकाओं के निर्वहन के योग्य बनाती है। यह किसका कथन है? समाजीकरण अधिगम की एक प्रक्रिया है, ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा, गिजुभाई बधेका। गिजुभाई बधेका जो थे ये भी एक बुक के राइटर हैं, इनको भी पढ़ना है हम लोग को डीएलएड के सिलेबस में। या हैरी और जॉनसन का ये कथन है और क्रो एंड क्रो है, इनका कथन है। तो इसका सही जवाब जो है ये है हैरी एंड जॉनसन। हैरी एंड जॉनसन का कथन है, इसको हम लोग टिक कर लेते हैं। तो किस विचार ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया? मैं और मुझे सिद्धांत किसने दिया था? दुर्खिम ने, मीड ने, वैगोत्स्की ने या लैमार्क ने? इसका सही आंसर होगा मीड। मैं और मुझे का सिद्धांत मीड ने दिया था। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, मोरलैंड तथा लेविन के अनुसार समाजीकरण के विभिन्न चरणों को क्रमबद्ध सजाएं। मुझे लग रहा है कि यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, एक बार और हम लोग इसको, और इसमें फिर से वही हो गया है, शायद आज जल्दीबाजी में कुछ हो गया है, और इसको मैं ठीक करवा दूंगा और टेक्निकल टीम से मैं बोलूँगा कि इस तरह का रिपीटेशन ना हो। तो ये हो गए हमारे आज के 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो चैप्टर 1 से हैं, बच्चे बचपन तथा समाजीकरण से। और मुझे लग रहा है कि इसमें लगभग शामिल हो गए हैं। अगर कुछ छूट रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। और कमेंट बॉक्स में इस डॉक्यूमेंट का लिंक भी दिया जा रहा है, गूगल डॉक्यूमेंट है, इसमें आप लोग अपने स्तर से इसको प्रैक्टिस के तौर पे आप टिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना है। नीचे हम आंसर की भी उसमें डाल ही देंगे। चलिए, तो इसी के साथ आज का ये सत्र समाप्त होता है। अगले दिन मिलेंगे अगले चैप्टर के वीडियो के साथ और उसके बाद उसके वर्कबुक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।